ठीक है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो एक दो चीज की ओर मैं पहले इशारा कर दूं। करेंट अकाउंट की जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी, तो करेंट अकाउंट की चर्चा करते हुए हमने क्या कहा था? तो करेंट अकाउंट की चर्चा करते हुए हमने आपको कहा था कि दो कंपोनेंट करेंट अकाउंट में है। एक मर्केंटाइज ट्रेड, वाणिज्यिक व्यापार, नहीं, और दूसरा इनविजिबल्स, अदृश्य, नहीं। और अगर उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अभी की जो स्थिति है, बाह्य वित्त प्रेषण, बाह्य वित्त प्रेषण, रेमिटेंसेज इनफ्लो, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, नहीं, तो रेमिटेंसेज इनफ्लो वाला सबसे बड़ा देश कौन है? रेमिटेंसेज इनफ्लो वाला सबसे बड़ा देश है नंबर 1 भारत। और इंडिया के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, 83 बिलियन डॉलर के साथ नंबर 1 पोजीशन पर। और ये रेफरेंस पीरियड क्या है? 2020। चाइना, चाइना के कंटेक्स्ट में देखें तो 2020 में यह 59.5 बिलियन यूएसडी के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। तीसरे नंबर पर मेक्सिको है। चौथे नंबर पर फिलीपींस है। पांचवें नंबर पर आप जाएंगे इजिप्ट। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, इंडिया के रेमिटेंसेज का प्राइम सोर्स क्या है? मध्य पूर्व। क्या कारण है कि सरकार इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिसी में जितना मुसलमान कर ले, लेकिन जब एक्सटर्नल पॉलिसी की बात आएगी तो नहीं कर सकते। मध्य पूर्व से 45% इनफ्लो है रेमिटेंसेज का। अकेले मिडिल ईस्ट नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, रेमिटेंसेज आउटफ्लो के मामले में सबसे बड़े देश कौन है? रेमिटेंसेज के आउटफ्लो के मामले में नंबर 1 अमेरिका है। इस तरह के प्रश्न ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। नंबर 2 पर यूनाइटेड अरब अमीरात से। नंबर 1 अमेरिका है
नंबर 2 यूनाइटेड अरब अमीरात से, नंबर 3 पर सऊदी अरबिया है, नंबर 4 पर स्विट्जरलैंड है, नंबर 5 पर जर्मनी है। और यहां पर ध्यान रखें, इनफ्लो कितना है भारत से, अगर भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो 83 बिलियन का इनफ्लो और 7 बिलियन का मतलब रेमिटेंसेज के मामले में देखें तो भारत माला माल है। बढ़ूं आगे यहां से, ठीक है। अगला डायमेंशन इसी में है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021। और अगर आप वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में आप जाकर के देखें, ये किसके द्वारा जारी किया जाता, अंकटाड नहीं, जून 2021 में जारी। नहीं, अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है, तो 2020-21 में भारत ने 81.72 बिलियन एफडीआई हासिल किया है। नहीं, या %27 का इंक्रीज है। और इससे भी जो महत्वपूर्ण है, पांचवा सबसे बड़ा एफडीआई वाला देश। ये जो इंक्रीज है, अचानक जो ये 27% का उछाल है, इसमें लीड रोल किसका है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विदेशी निवेश हुआ है उसमें जबरदस्त उछाल आया है।
ठीक है। अब अगर देखें भारत में 5 सबसे बड़े निवेशक कौन हैं? पांच सबसे बड़े निवेशक कौन हैं? तो नंबर 1 पर आप देखेंगे सिंगापुर, नंबर 2 पर आपको यूएसए है, नंबर 3 पर चाइना। कहां? चाइना काहे ना आपको एफडीआई भेजेगा? उसका माल आप खरीद ही रहे हैं तो एफडीआई की क्या जरूरत है? नहीं, पता चला बाइकॉट चाइना हम लोग करते रहते हैं और चाइना का रेशियो फिर जो है 17.7% पर पहुंच गया है इंपोर्ट में, 14% से उछल करके। नहीं, तीसरा अगर हम कहें मॉरिशस, चौथा अगर कहें कैमन आइलैंड, पांचवा अगर कहें जापान। अगर सिंगापुर में अगर आप जाकर के देखें 15.71 बिलियन, अगर यूएसए के रेशियो को जाकर के देखें मतलब 29% का है, या कुल एफडीआई का 'आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि अगर ये 29% 50% होगा तो वो ठीक है, तो कई बार ये चीजें होती हैं। तो उसके बाद यूएसए है करीब करीब 23%, नहीं। अब अगला ये टॉप 5 एफडीआई अट्रैक्ट करने वाले टॉप 5 सेक्टर क्या है? नहीं, तो मूव अगर यहां से करें टॉप 5 सेक्टर्स एफडीआई अट्रैक्टर्स, तो वो सेक्टर क्या है? तो टॉप 5 सेक्टर में पहला लिख लें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। दूसरा अगर आप जाकर के देखें कंस्ट्रक्शन, निर्माण, इंफ्रा अवसंरचना। थर्ड पोजीशन पर अगर आप जाकर के देखें सेवा क्षेत्र, फोर्थ पोजीशन पर आप जाकर के देखें ये 3 लीडिंग क्षेत्र है। नहीं, अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता वह क्या है? नहीं, टॉप 5 स्टेट्स एफडीआई अट्रैक्ट करने वाले 5 बड़े राज्य।
तो पहले नंबर पर गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, चौथा दिल्ली, पांचवा तमिलनाडु। नहीं, और मोर देन 90% शेयर जो 90% एफडीआई यहीं गया है। काहे ना रीजनल इम्बैलेंसेज बढ़ेगा, नहीं। और इसमें भी ध्यान रखेंगे, लगातार 4 वर्षों से गुजरात शीर्ष पर है, नहीं। प्रधानमंत्री जी वहां से हैं, कुछ तो फायदा होना चाहिए। बिहार आज ही नहीं, पिछले 3 दशक में ये स्थिति, मतलब जंगल राज से लेकर के सुशासन के दौर में बिहार की ब्यूटी रही है कि बड़ी बहादुरी के साथ जो है वह अंतिम स्थान पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है। क्या? हाँ, नीचे से पहले स्थान पर, ठीक है। और ये एरिया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, बीपीएससी की विडंबना क्या है, यूपीएससी में क्या है कि इकोनॉमी से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, अभी भी 50% प्रश्न आपको कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न होते हैं। और बीपीएससी के साथ समस्या है, 1 से 2 प्रश्न केवल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड होते हैं और जितने प्रश्न होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। और यही समस्या है जो कि मेंस में बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक बनकर आती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है नहीं इकोनॉमी की। और प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं मेंस में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्योरली अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मूव करें यहां से। ट्रेड पार्टनर्स, और रेफरेंस पीरियड क्या है? 2020-21 अप्रैल से सितंबर। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं वो बेसिस क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 2021। अब इकोनॉमिक सर्वे में भी समस्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा देखेंगे कुछ और है, और इकोनॉमिक सर्वे के कंटेंट में देखेंगे तो कुछ और सूचनाएं हैं। तब उतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं? अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, पहला देखना है टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर यूएई है, चौथे नंबर पर सऊदी अरबिया है, पांचवें नंबर पर सिंगापुर है।
यहां पर जो चीज ध्यान रखिएगा, यूएसए के कंटेक्स्ट में बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में और चाइना के कंटेक्स्ट में बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के पक्ष में। और दिक्कत क्या है जानते हैं? चीन के पास कोई, चीन का विकल्प भी हमारे पास कोई नहीं। मतलब रियलिटी यही है। इसलिए एक सीमा से ज्यादा न तो हम आगे बढ़ सकते न चीन आगे बढ़ सकते। और यही स्थिति चीन अमेरिका की भी है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों के एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि भाव जितना लें काटने की हिम्मत, दो में से कोई एक दूसरे को काटने की हिम्मत नहीं कर सकते। और फिर देखें यहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाते हैं। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। पांच प्रमुख निर्यात गंतव्य। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चीन, नंबर 3 यूनाइटेड अरब अमीरात, नंबर 4 हांगकांग, नंबर 5 सिंगापुर। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, टॉप 5 में नई एंट्री है हांगकांग की। देखिए, आपको इमेजिन करना होगा प्रश्न क्या पूछा जा सकता। हाल में भारत के किस व्यापारिक भागीदार देश ने जो है टॉप 5 निर्यात गंतव्य के रूप में अपनी पहचान? नहीं, आगे मूव करें। टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज। चीन, यूएसए, यूएई, हांगकांग, सऊदी अरबिया। अब एक पैटर्न नोटिस करें, याद रखने के तरीके को समझें। टॉप 3 कंट्री जो हैं वो प्लेस फिक्स है, नहीं मतलब टॉप 3 आंख बंद करके अमेरिका, चीन और यूएई। बस केवल ये ध्यान रखना है कि निर्यात में जो है अमेरिका और आयात में चीन टॉप पर आ जाता, अदर पोजीशन से नहीं। अब 4 और 5 पर ही बात होगी और नॉर्मली टॉप 3 को पिक करेंगे। 4 और 5 के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हांगकांग न्यू इंट्रेंट है, ये तो बतला दिया, आयात में भी निर्यात में भी। लेकिन सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार में हांगकांग नहीं है, वो 6ठे नंबर पर चला जाता है। ठीक है, बढ़ूं आगे। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें
तो अगला डायमेंशन क्या है? पिछले बार यहां से प्रश्न पूछा गया था ना, टॉप 5 इंपोर्टिंग आइटम्स और टॉप 5 एक्सपोर्टिंग आइटम्स। टॉप 5 इंपोर्टिंग आइटम्स में देखें, पीओएल, पेट्रोलियम ऑयल, लुब्रिकेंट्स, दूसरा रसायन, तीसरा स्वर्ण चांदी, चौथा कोयला, पांचवा मशीनरी, बिजली उपकरण छोड़कर। और टॉप 5 एक्सपोर्टिंग आइटम में क्या है? पीओएल विथ कोल, दूसरा अगर आप जाकर के देखें मशीनरी उपकरण, तीसरा परिवहन उपस्कर, चौथा रत्न एवं आभूषण, और पांचवा धातु उत्पाद। नहीं, मेटल प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ट्रांसपोर्टेशन टूल्स, मशीनरी टूल्स और पीओएल विथ कोल। ये मोटा मोटी पिछले बार भी यहां से प्रश्न उठा करके पूछा गया था, ध्यान है या नहीं? 2-3 प्रश्न इस एरिया से पूछे गए थे। नहीं, एक तो पूछा गया था सबसे अधिक अप्रवासी भारतीयों की आबादी कहां, पूछा गया था ना। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें तो एक और प्रश्न पूछा गया था, शायद सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? नहीं, तो मतलब प्रश्न कहां से पिक किया जा सकता, इसको लेकर के हमेशा कॉशस हमें रहना है। इसको लेकर के कॉशस रहेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं पर रोकूंगा। कल मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को आगे बढ़ाऊंगा, कन्वर्टेबिलिटी को डिस्कस करूंगा, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कल के क्लासेज में एक्सचेंज रेट, नियर और रियर क्या होता है। फिर मैं डिस्कस करूंगा
कि एक्सचेंज रेट का जो ये होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, किन किन स्थितियों में ये होता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व पर क्या इम्पैक्ट करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करता हुआ फिर मैं आगे बढ़ूंगा किसकी तरफ, फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ूंगा मनी एंड बैंकिंग से जुड़ी हुई जो टर्मोलॉजी है मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना। और पेपर पढ़ के आना है, मैं कल फिर पूछूंगा। थैंक यू।